जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम त्रिकोणमिति है उसका अध्ययन करेंगे। ये कक्षा 10 के पाठ्यपुस्तक में चैप्टर नंबर 8.1 के अंतर्गत आता है, जिसमें हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत किस तरह से सवाल लगाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज से हम त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 1 जिसे हम 8.1 के नाम से जानेंगे, उसमें का हम सवाल नंबर 1 हल करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह से सवाल को हल किया जाता है। विद्यार्थियों, सवाल को हल करने से पहले एक बात आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि त्रिकोणमिति में हमें त्रिभुज के भुजाओं के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर हमेशा समकोण त्रिभुज की बात होगी और इस समकोण त्रिभुज में हम आपके लिए यहाँ पे एक त्रिभुज बना चुके हैं। इसमें आप देखिएगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। 3 कोणों में से अगर हम कोण की बात करें तो एक कोण समकोण होता है जिसे हम 90 डिग्री कह सकते हैं। 90 डिग्री के कोण को ही हम समकोण कहते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों 2 कोण और होते हैं। ये दोनों कोण 90 अंश से कम होंगे और इन्हीं दोनों कोणों को हम थीटा के नाम से जानेंगे। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम इन्हें थीटा के नाम से जानेंगे। थीटा का मतलब होता है न्यून कोण, यानी वह कोण जो 90 अंश से कम हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं और उसी न्यून कोण को हम थीटा के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, ये तो था हमारा कोण। अब हम देखेंगे भुजाएं। तो विद्यार्थियों, किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। एक कर्ण होता है, एक लंब होता है और एक आधार होता है। विद्यार्थियों, आपकी समझ में ये बात आनी चाहिए कि कर्ण जो होता है वो अपरिवर्तित रहता है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा अस्थायी रहता है, उसमें किसी भी तरह की कोई परिवर्तन नहीं होते हैं। विद्यार्थियों, आपकी समझ में आना चाहिए कि जो आधार है और लंब है वही में परिवर्तन होता है। अब ये आधार और लंब ये दोनों हमेशा थीटा के ऊपर निर्भर होते हैं कि जिस कोण को हम थीटा मानेंगे उसी के आधार पे हम लंब और आधार को निश्चित करेंगे। जैसे विद्यार्थियों, हम आपको बताएं कि हमने यदि कोण ए को थीटा मान लिया है तो थीटा मानने के बाद हमें ये पता हो जाना चाहिए कि थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वही लंब कहलाती है। विद्यार्थियों, हम आपके लिए बताएं, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए हम लिख दे रहे हैं कि लंब और आधार को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हम आपको एक नियम बता रहे हैं। नंबर 1 कि थीटा के सामने वाली, जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वाली भुजा हमेशा लंब कहलाती है। लंब कहलाती है। ये किसी भी लंब को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि जिसे आपको थीटा माना गया है उस थीटा के सामने वाली भुजा, देखें विद्यार्थियों, ये हमारा थीटा है यानी न्यून कोण है और इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। जैसा कि मैंने कहा कि कर्ण जो होता है वो अपरिवर्तित होता है, बदलता है तो सिर्फ लंब और आधार में परिवर्तन होता है। तो इसको हम जानने के लिए 2 प्रकार से जान सकते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, या इस तरह से हम कह सकते हैं, दूसरा मेथड भी हम यहाँ पे अपना सकते हैं कि थीटा का निर्माण यानी थीटा कोण का निर्माण हमेशा आधार और लंब, आधार और कर्ण। यहाँ पर विद्यार्थियों थोड़ा सा ध्यान देना कि जो थीटा का निर्माण यानी कोण का, इस थीटा कोण का जो निर्माण है हमेशा आधार और कर्ण के शीर्ष के मिलने, कर्ण के शीर्ष के मिलने से होता है। मिलने से होता है। विद्यार्थियों, मैंने जैसे कहा कि ये वाला कर्ण है। अब ये वाली थीटा की बात करें तो कर्ण तो हमेशा अपरिवर्तित रहेगा।
अब इस कर्ण के शीर्ष में यदि कोई एक भुजा करके यहाँ पर मिल करके इस थीटा का निर्माण कर रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हमने बताया कि 3 भुजा होती है, तो जब आपको कर्ण और आधार क्लियर हो गया तो तीसरी भुजा तो लंब ही होगी, इसलिए हम इसे लंब कह सकते हैं। या यूँ कह लीजिए कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है तो कर्ण तो अपरिवर्तित रहता है, तो ये हमारा कर्ण है और ये हमारा लंब है। इसका मतलब तीसरी भुजा आधार हो जाएगी। अब इसी तरह से हम इसको थीटा ना मान के यदि इसको थीटा मान ले, क्योंकि ये भी तो 90 अंश से कम है, तो इसको भी न्यून कोण कह सकते हैं और न्यून कोण के कोण को ही हम थीटा मानेंगे। तो थीटा के आधार पर यदि से हम थीटा मान लें तो अब इसके सामने ये वाली भुजा हो जाएगी, तो इसको हम लंब मानेंगे और फिर ये आधार हो जाएगा। कर्ण तो हमारा अपरिवर्तित रहता है। इसी तरह से हम इस परिभाषा के आधार पर भी कह सकते हैं कि कर्ण का यहाँ पे शीर्ष और इस जाने वाली रेखा का शीर्ष, जहाँ पे ये दोनों मिल रही हैं, तो एक तो कर्ण होता है और एक आधार होता है। तो इन दोनों परिभाषाओं के आधार पे आप दोनों में से किसी एक बात को मान लीजिए और उसी आधार पे आप ये जान सकते हैं या पहचान सकते हैं कि कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। विद्यार्थियों, बगैर हमें तीनों भुजाओं की जानकारी के हम ये नहीं बता सकते, सवाल को आगे लगाने में परेशानी होगी। इसलिए हमें यह जानना होगा कि कौन सी भुजा कर्ण है, कौन सी लंब है और कौन सी आधार है। इसके अलावा विद्यार्थियों, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 8.1 है, इस 8.1 वाले चैप्टर में के लिए जो आवश्यक सूत्र है मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। विद्यार्थियों, इसी सूत्र का प्रयोग करके हम चैप्टर नंबर 8.1 के सवालों को हल करेंगे। इसलिए विद्यार्थियों, ये सारे सवाल आपको याद हो जाने चाहिए। याद करने का तरीका है कि देखें, साइन कॉस टैन ये 3 और यहाँ पर आप देखिएगा कॉसेक सेक कॉट, ये 3 में से अगर इनका हमें तीनों याद हो गया कि लंब बटे कर्ण है तो इसी का उल्टा कर्ण बटे लंब हो जाता है। कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण है तो इसी का उल्टा कर्ण बटे आधार हो जाता है। टैन थीटा का लंब बटे आधार है तो इसी के आधार पे हमारा यहाँ पे आधार बटे लंब हो जाता है। तो आपको याद करना है, जिस किसी भी आधार पे याद हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, जब तक आपको फार्मूला नहीं याद होगा तब तक आप सवाल लगाने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए आप सवाल के साथ साथ में समझने के साथ साथ में आपको सूत्र की भी जानकारी होनी चाहिए। विद्यार्थियों, इसके अलावा अब हम आते हैं अपने 8.1 चैप्टर के प्रश्न नंबर 1 पर। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है कि ABC में कोण, यानी यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास एक त्रिभुज है। अगर इसका नाम रखा जाए त्रिभुज ABC, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कोण B जो है वो समकोण है। तो कोण B का मतलब होता है, समकोण का मतलब फिर यही समकोण होगा। जब इसको उसने B कह दिया है तो इसका नाम ही B रखेंगे, या इसके अलावा और कोई नाम नहीं रख सकता। जब उसने कह दिया कि B समकोण है तो B नाम वाला कोण जो होगा वो समकोण होगा, इसलिए हमने इसको समकोण कर दिया है। उसके अलावा इसका नाम आप A रख सकते हैं और इसका नाम C रख सकते हैं, या इसका नाम C रख दीजिए, उसका नाम A रख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उसने समकोण का नाम B रखा है तो समकोण का मतलब 90 अंश, तो 90 अंश वाला कोण यही होता है, इसका नाम आपको B ही रखना पड़ेगा। इस तरह से हमारा एक त्रिभुज ABC बन गया है। अब इसके आधार पर हमें यहाँ पर साइन A, कॉस A, साइन C और कॉस C का मान प्राप्त करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न हमारा जो है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो कोण B हमने समकोण कर दिया। अब इसमें से AB जो भुजा है, यानी ये वाली भुजा जो है, इसको हमको दे रहा है वो 24 सेंटीमीटर और BC वाली भुजा को वो 7 सेंटीमीटर दे रहा है। तो देखिएगा विद्यार्थियों, हमें यहाँ लंब और आधार मिल चुका है लेकिन कर्ण नहीं पता है। तो कर्ण निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कि कर्ण का स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, फिर लंब का स्क्वायर, फिर आधार का स्क्वायर। विद्यार्थियों, ये हमारे इस
अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होगा जो पाइथागोरस प्रमेय है। और इस पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे हम लोग यहाँ देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ से कर्ण का मान प्राप्त करेंगे। तो कर्ण का मान प्राप्त करने के लिए देखिए, सबसे पहले अगर हमें लंब पता है तो हम लंब की जगह पे रख लेंगे, आधार पता है तो हम आधार की जगह पे रख लेंगे। तो इसको निकालने का तरीका है कि यहाँ पे हम लिख लेंगे कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पर लंब हमारे पास देखिए 7 है तो यहाँ पे 7 स्क्वायर रख लेंगे। आधार हमारे पास 24 है तो हम यहाँ पे 24 का स्क्वायर रख लेंगे। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर 7 7 49 क्योंकि पावर लगी है, 24 24 में 576 क्योंकि पावर लगी है, 24 को 2 बार गुणा कर देंगे। जब इसको और इसमें जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 625। 625। अब इस 625 का अगर हम वर्गमूल निकालें, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर निकला है तो इस स्क्वायर को अगर हम यहाँ पे रख लेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। अब कर्ण का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि इसके ऊपर रूट लगा है, तो विद्यार्थियों जिस अंक के ऊपर रूट लग जाता है उसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ता है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कर्ण हमें मिल गया है 25 सेंटीमीटर। विद्यार्थियों जब हमें तीनों भुजा प्राप्त हो जाए तो फिर हमें जो सवाल में कहा गया है उस सवाल को हम यहाँ पे लगाएंगे। तो विद्यार्थियों जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा डिलीट करेंगे इसको और यहीं पे हम लगाएंगे सबसे पहले साइन ए का मान। यानी पहला सवाल है हमारा साइन ए का मतलब है थीटा। जैसे यहाँ पर सवाल में फार्मूले में थीटा है, तो अब ए का मतलब यही है, ये वाला कोण यही है। ए का मतलब यहाँ पर हम इसको थीटा यदि मान लें तो थीटा के आधार पर, जैसे कि मैंने विद्यार्थियों कहा कि इस थीटा को अगर हम इसे थीटा मान रहे हैं, ए वाले कोण को थीटा माना जाए तो थीटा के आधार पर ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। उसी तरह से अगर इस ए को हम यहाँ पर थीटा मान लें तो उसके आधार पर यहाँ पे ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। और साइन ए में फार्मूला है कि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। विद्यार्थियों साइन ए बराबर यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसको अगर थीटा माने तो हमने कहा कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, इसका मतलब यहाँ पे 7 जो है वो लंब, यानी यहाँ पर आप एक लाइन और लिख सकते हैं, साइन ए बराबर लंब जो बन रहा है वो BC हो जाएगा और कर्ण जो बन रहा है वो AC हो जाएगा। विद्यार्थियों यहाँ से साइन ए, तो BC का मान तो आपको पता है यहाँ पे 7 रखिएगा और AC का मान आपको पता है 25 रखिएगा। विद्यार्थियों यही हमसे पूछ रहा था कि साइन ए का मान बताएं। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब इसको ए माना है, ए का मतलब थीटा, क्योंकि थीटा की जगह पर उसने अगर यदि ए रखा है तो उसके आधार पर तो हम कह सकते हैं कि ये थीटा है ना, और जिसको हम थीटा मानेंगे थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और फिर ये आधार हो जाएगी। कर्ण तो अपरिवर्तित रहता है, इसीलिए ये कर्ण आधार। तो हमें यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण फार्मूला पता है, उसी फार्मूले पे हम लगा देंगे। विद्यार्थियों ये था सवाल नंबर फर्स्ट पार्ट। अब हम देखेंगे कॉस का। तो कॉस ए बराबर फिर भी यही हमें थीटा माना जा रहा है, तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पर लिखिएगा आधार बटे कर्ण। अब अगर देखा जाए तो आधार, क्योंकि इसको अगर थीटा मान रहे हैं तो इसके सामने वाली ये लंब हो जाएगी, तो आधार ये होगी, तो आधार को क्या कहा जा रहा है, AB कहा जा रहा है। कर्ण तो अपरिवर्तित रहता है, AC रहेगा। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर देखें AB का मान हमारे पास कितना है, 24 है, 24 लिख लीजिए, और AC का मान हमारे पास कितना है, 25 है, यहाँ 25 लिख लीजिए। यानी कि कॉस ए का मान जो होता है वो 24 बटे 25 होता है। साइन ए का मान जो होता है वो इतना होता है 7 बटे 25। विद्यार्थियों अब हम इसी सवाल नंबर 1 का दूसरा पार्ट करेंगे। अगर हम दूसरे पार्ट में बात करें तो दूसरे पार्ट में हमें यहाँ पर दिया जा रहा है साइन सी। तो साइन सी को अब साइन सी के आधार पर देखिएगा विद्यार्थियों, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। साइन सी का मतलब अब ये वाला कोण, क्योंकि कोण सी तो ये है ना, तो अब यदि इसको थीटा मान लेंगे तो इसके आधार पे ये लंब हो जाएगा। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे लंब बटे कर्ण। अगर लंब बटे कर्ण हम कर दे रहे हैं तो लंब बटे कर्ण का मतलब होता है कि यहाँ पर देखिएगा अब साइन सी, तो साइन सी देखें हमारे पास साइन सी, तो सी कोण तो ये है ना, तो इसके आधार पर यदि थीटा ये हो जाएगा
तो इसके आधार पर फिर लंब हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण ही तो फार्मूला है, तो इसका मतलब अब लंब जो होगा वो 24 हो जाएगा और कर्ण जो होगा वो 25 हो जाएगा। इसलिए इसके आधार पे अगर हम इसमें यहाँ पे रखें तो लंब के आधार पे हमारा हो जाएगा AB और कर्ण के आधार पे हमारा हो जाएगा AC। इसलिए हमारे पास साइन सी की जो वैल्यू आएगी लंब के आधार पर 24 और कर्ण के आधार पे 25, यानी 24/25 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम कॉस सी की बात करें तो कॉस सी में भी यही कोण रहेगा, लेकिन कॉस सी का फार्मूला क्या होता है, कॉस का आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर लिखिएगा आधार बटे कर्ण। तो कॉस सी मतलब आधार, तो आधार का मतलब यदि हम इसको थीटा माने हैं तो थीटा से आधार और कर्ण मिलकर के ही तो थीटा बनाता है। या हमने इसको लंब क्लियर कर लिया तो ये हमारा आधार ही होगा, इसलिए हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा BC बटे में कर्ण AC हो जाएगा। यहाँ पर भी हम यदि मान रख लें कॉस सी का, तो कॉस सी में BC का मान देखिए हमारे पास कितना है 7 है और AC का मान देखिए हमारे पास कितना है 25 है। तो विद्यार्थियों इस तरह से देखें, हमारे पास हमसे जो सवाल किया जाएगा कि साइन A कॉस A का मान बताएं, हमने यहाँ पर देखें साइन A का मान निकाल लिया 7/25 और कॉस A का मान निकाल लिया हमने 24/25। उसी तरह से यदि हमसे कॉस C का मान पूछा गया है तो कॉस C का हमने मान निकाल लिया है, साइन C का हमने मान निकाल लिया 24/25 और कॉस C का मान हमने निकाल लिया 7/25। तो विद्यार्थियों इस तरह से देखा आपने कि किस तरह से हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में 8.1 के सवाल नंबर 1 में किस तरह से हमने सूत्र का प्रयोग किया। सबसे पहले विद्यार्थियों आपको इस चित्र के यानी त्रिभुज के आधार पे आपको लंब, आधार और कर्ण भुजाओं का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसके अलावा विद्यार्थियों सवाल नंबर 2 हम अगली वीडियो में देखेंगे। इसलिए विद्यार्थियों जय हिंद, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।